ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये फर्स्ट एड का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछते हैं, प्रैक्टिकली भी, और नॉट ओनली इन फर्स्ट एड, जनरल कोई भी सब्जेक्ट में इसको पूछा जा सकता है कि CPR या BLS क्या होती है। ठीक है ना। तो फुल फॉर्म CPR की होगी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और BLS की फुल फॉर्म होगी बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है। तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है। बेसिक का मतलब सबसे इनिशियल स्टेज की, और इसके लिए एक हमारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हर व्यक्ति को एटलीस्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए। ठीक है ना, ताकि इमरजेंसी में व्यक्ति की जान बचाई जा सके। और ये इतना अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका है कि डेफिनेटली एक लाइन में हम बात कहें तो कि मरे हुए आदमी को जिलाने का ये तरीका है। ठीक है ना, एक प्रकार की संजीवनी है जिसे हम अप्लाई करके और व्यक्ति को जिला सकते हैं। बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है ना। क्या लिमिटेशन है? बेसिक जो लिमिटेशन है वो टाइम की है, कि बहुत ही लिमिटेड टाइम इसके लिए बचता है डेथ होने के बाद। उतने टाइम में यदि हम CPR प्रॉपरली अप्लाई कर देते हैं तो जिला सकते हैं, अदरवाइज नहीं जिला सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का मीनिंग क्या है। बेसिक लाइफ सपोर्ट और BLS इज अ लेवल ऑफ मेडिकल केयर विच इज़ यूज्ड फॉर द विक्टिम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और इंजरी अंटिल दे कैन बी गिवन फुल मेडिकल केयर एट हॉस्पिटल। ठीक है। तो अगेन ये सिर्फ फर्स्ट एड है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। ये फर्स्ट एड उस समय तक उस व्यक्ति को दी जाती है जब तक कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा नहीं दिया जाए या प्रॉपर मेडिकल टीम उसकी सपोर्ट के लिए ना आ जाए, तब तक उसके लाइफ को सस्टेन करने का एक तरीका है। ठीक है। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय ट्रेन मेडिकल पर्सनल। अगर ट्रेन मेडिकल पर्सनल है तो बहुत ही अच्छा है, इंक्लूडिंग इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, पैरामेडिकल और बाय अ फर्स्ट एड। ठीक है ना, कोई भी फर्स्ट एड। और फर्स्ट एडर आप जानते हैं कि कोई भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो सकता है, कोई इवन स्कूल या कॉलेज का टीचर हो सकता है जिसने कभी फॉर्मल CPR की ट्रेनिंग की क्लास ली हो, तो वो भी CPR दे सकता है। ठीक है। तो आज की क्लास के बाद आप लोग भी CPR देने में सक्षम होंगे, है ना। तो ये मान के चलते हैं, तो ध्यान से इसको समझना सीखना, है ना। अब आता है इंडिकेशन ऑफ BLS, किसको देनी है। ठीक है ना। अगर आपको ये पता हो कि BLS किसके लिए शुरू करनी है तो आप आगे BLS की प्रोसेस को कर पाएंगे। ठीक है ना। इंडिकेशन क्या है? डेड केसेस, यानी बिल्कुल मरा हुआ आदमी। मरा हुआ आदमी कब होगा? जब उसमें ना तो पल्स है और ना ही रेस्पिरेशन है। ठीक है ना। ब्रेथलेस और पल्सलेस जो बॉडी होगी उसको हम डेड मानेंगे। कोई भी पल्स नहीं है और कोई भी ब्रीदिंग के साइन या सांस लेने के साइन नहीं है, और ये 10 मिनट के अंदर अंदर हुआ हो। ठीक है। अगर 10 मिनट आपके सामने उसको हो चुके हैं और CPR शुरू नहीं हुआ है तो इसका मतलब उसको अब जीवित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो ये एक इंडिकेशन हो गई। दूसरा, ड्रग। किसी भी ड्रग का यदि ओवरडोज हो जाता है और उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? CPR दे सकते हैं। ठीक है ना। बट किस कंडीशन में? जब ड्रग ओवरडोज के कारण पल्सलेस और ब्रेथलेस में व्यक्ति हो गया। ठीक है। और क्या हो सकता है? ड्राउनिंग। ठीक है ना। यदि डूबने के कारण सांस आना और पल्स आना बंद हो गया है तो भी हम दे सकते हैं। ठीक है। और क्या है? पॉइजनिंग। किसी भी टाइप की जहर की ओवरडोज के कारण हो गया हो तो भी हम CPR दे सकते हैं। शोक में चला गया हो व्यक्ति। ठीक है ना। शोक के बारे में भी हम बाद में अलग से स्टडी करेंगे कि शोक की कंडीशन क्या है। इसमें भी एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। ये सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम CPR या BLS शुरू करें। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं इंडिकेशन। अच्छा, CPR और BLS शुरू करने से पहले आपको मेन प्रिंसिपल का क्या ध्यान रखना है कि रेस्पॉन्स टाइम क्विक होना चाहिए। क्विक रेस्पॉन्स टाइम, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही व्यक्ति को बचाने का चांस बढ़ जाएंगे, अदरवाइज वो कम होते जाएंगे। ठीक है। एक्ट फास्ट बिकॉज फर्स्ट 10 मिनट्स आर क्रूशियल। ठीक है ना। पहली जो 10 मिनट है वो क्रूशियल है, और जितनी जल्दी शुरू होंगे उतना ही बेटर रहेगा। अर्लियर इज द बेटर। ठीक है। अच्छा,
क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज ब्रेन डेथ चांसेस आर हाई व्हेन द हार्ट स्टॉप्स। जैसे ही हार्ट बीट रुक जाती है, उसके बाद हर सेकंड चांस बढ़ते रहते हैं ब्रेन के डेड होने के। और ब्रेन को अगर डेड हो गया तो उसको दोबारा नहीं शुरू किया जा सकता। हार्ट स्टॉप हुआ है, उसको शुरू किया जा सकता है, बट ब्रेन को शुरू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ही बेटर है। तो इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि यदि 0 से 4 मिनट का समय हुआ है, अभी अभी हार्ट स्टॉप हुए, तो ब्रेन को कोई भी डैमेज नहीं होगा और व्यक्ति को ठीक करके वैसा का वैसा व्यक्ति अपना सारा काम रूटीन कर सकता है। तो पहले 4 मिनट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 4 से 6 मिनट में चांस हैं, लो चांस हैं कि ब्रेन को कुछ डैमेज हो गया हो, बट फिर भी व्यक्ति जीवित रहेगा तो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। इसके बाद का जो टाइम है 6 से 10 मिनट का, इसमें बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि ब्रेन को डैमेज हो गया होगा और उसके बाद तो वो डेड ही हो जाता है। तो अर्लियर इज़ द बेटर, है ना। अब हम जब उस सीन पे आते हैं जहाँ पर उस व्यक्ति की हार्ट और पल्स रुकी हुई है, तो उसको सबसे पहले असेस करना है कि क्या रुका हुआ है, हार्ट रुका हुआ है, रेस्पिरेशन रुका हुआ है या क्या प्रॉब्लम है। तो उसको हम कहेंगे कि जो भी कोलैप्स्ड विक्टिम ज़मीन पे पड़ा हुआ है या चेयर पे पड़ा हुआ है, उसको हम कोलैप्स कहेंगे। कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो उसको असेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो हमारा दिमाग में पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए कि सीन सेफ्टी। ठीक है, मेक श्योर दैट एनवायरनमेंट इज सेफ फॉर रेस्क्यूअर एंड विक्टिम, आपके लिए भी और वो जो व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ है उसके लिए सीन सेफ होना चाहिए, उसके बाद ही काम करें। तो सीन सेफ के लिए क्या देखेंगे कि जैसे एक तो करंट उसको लगा हुआ नहीं है, क्योंकि करंट वाली पोजीशन में भी अगर स्टॉप है तो हम सीपीआर दे सकते हैं। तो अगर उसके करंट लगा हुआ है और आप सीपीआर शुरू करेंगे तो आपको भी लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसी गलती नहीं करनी। दूसरा, अगर आग लगी हुई है उस रूम में और आप वहीं सीपीआर दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सीन सेफ नहीं है। इसी प्रकार यदि सड़क के बीच में एक्सीडेंट साइड पे आप कर रहे हैं तो वो भी सीन सेफ नहीं है। तो पहले सीन सेफ करना है। ठीक है ना, वायर है तो वायर हटाना, आग लगी हुई है तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना, सड़क पे है तो उसको साइड में शिफ्ट करना। ठीक है ना, तो सबसे पहले सीन सेफ्टी करनी है। उसके बाद शेक एंड आस्क, उसके बाद हम असेसमेंट शुरू कर देंगे। सबसे पहले उस व्यक्ति को हिलाएंगे दोनों हाथों से और पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है। ठीक है, ताकि वो रेस्पॉन्ड करे, हाउ आर यू। ठीक है ना, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, ऐसे रेस्पॉन्स लेने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है तो फिर आगे का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? चेक कैरोटिड पल्स। ठीक है ना, अब हम पल्स चेक करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो पल्स चेक करेंगे वो कैरोटिड है, क्योंकि कैरोटिड पल्स सबसे लास्ट में जाती है, ये तो शुरू में चली जाएगी, कैरोटिड पल्स लास्ट में जाएगी। तो कैरोटिड पल्स हम चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स कैसे चेक करते हैं कि जो एडम्स एप्पल होता है हमारा बिल्कुल सेंटर में थायराइड ग्लैंड के ऊपर, उसके साइड में थोड़ा सा हम जाएंगे और फील करते हुए जाएंगे। जो यहाँ पर एक खड्डा सा आएगा गहरा, वहाँ पर हमें कैरोटिड पल्स मिलती है। आप लोग फील कर सकते हैं, दोनों साइड में है, लेफ्ट और राइट। अगर वो आ रही है तो इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ब्रेन डैमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हार्ट चल रहा है तो ब्रेन तक वो ऑक्सीजन लगातार पहुंचा रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन तो हमेशा ब्लड में रहती है और हार्ट यदि चल रहा है तो ब्लड जा रहा है ब्रेन में और ऑक्सीजन उसको मिल रही है ना। उसके बाद क्या करेंगे? कैरोटिड पल्स चेक करने के दौरान ही साइमल्टेनियसली उसी दौरान हमारी नज़र चेस्ट पे भी जानी चाहिए। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, अगर चेस्ट राइज और डाउनफॉल हो रही है तो इसका मतलब रेस्पिरेशन भी उसका चालू है। ठीक है, तो कैरोटिड पल्स भी हमने देख लिया और रेस्पिरेशन भी देख लिया। तो इससे क्या होगा, इससे हम एश्योर हो जाएंगे कि चलो ठीक है, व्यक्ति जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो हमें जल्दी से जल्दी आगे की प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। अब इसमें भी अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ABC करते हैं वैसे नॉर्मली, है ना, बट आजकल ABC नहीं करके CAB करते हैं। पहले सर्कुलेशन या कार्डियक कंप्रेशन शुरू करना है। ठीक है ना, शुरुआत किससे करेंगे? कार्डियक कंप्रेशन से। क्यों करेंगे? इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? कार्डियक कंप्रेशन क्यों शुरू करना है? क्योंकि अब आपको नहीं पता कि ब्रेन को कितनी देर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और हमारा फर्स्ट एम क्या होता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाए, बाकी काम बाद में। तो ब्रेन को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जब आप कार्डियक कंप्रेशन करेंगे। ठीक है ना, अब कार्डियक कंप्रेशन का प्रिंसिपल क्या है कि जब आप हार्ट को प्रेस करते हैं, किसके बीच में प्रेस होता है? हार्ट
स्टर्नम और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। ये दोनों स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। इनके बीच में जब आप हार्ट को प्रेस करेंगे तो ब्लड निकलेगा और वो कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक। तो एटलीस्ट एक साइकिल हमने ऑक्सीजन ब्रेन को पहुँचा दी है ना। तो जितनी जल्दी हो हम सबसे पहले सर्कुलेशन शुरू करेंगे, सी पॉइंट को पहले लेके आएंगे, ठीक है ना। असेसमेंट हमने कर लिया और कोई पल्स नहीं है तो शुरुआत हम करेंगे कंप्रेशन से, ठीक है ना। कंप्रेशन के बाद फिर हम एयर ओपनिंग देखेंगे, ठीक है। अब कंप्रेशन हमने दे दिया, अब हमने एयर ओपनिंग देखनी है। एयर ओपनिंग के लिए हम माउथ को ओपन करेंगे और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है क्या, वो देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे हमने एयर ओपनिंग किया, एयरवे को खोला और देखते हैं कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के बाद रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है तो वेल एंड गुड, और रेस्पिरेशन शुरू नहीं होता है तो ब्रीदिंग शुरुआत करेंगे। और उसके लिए हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन या आजकल बेटर है कि माउथ टू मास्क रेस्पिरेशन करेंगे, है ना। M2M में माउथ टू मास्क आता है ना। तो उससे क्या है, इन्फेक्शन होने का खतरा भी आपका कम हो जाता है। अच्छा, अब ये देखिए, थोड़ा सा आप इस पिक्चर को देख सकते हैं जो हमने अभी स्टडी किया था कि पल्स देखने के लिए हमें क्या देखना है। यदि एडल्ट और चिल्ड्रन है, ठीक है ना, तो हम कैरोटिड पल्स देखेंगे, और इन्फेंट और न्यूबॉर्न है तो ब्रेकियल या फीमोरल आर्टरी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हम असेसमेंट के में काम में ले सकते हैं। अच्छा, अब हमने एक बार प्रयास कर लिया, कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन दे दिया और ब्रीदिंग भी दे दी एक बार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे 112 पर, ठीक है ना। तो इमरजेंसी जो भी नंबर है उस पर कॉल करेंगे, और जो भी कॉल उठाए उसको बता देंगे कि ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, व्यक्ति ब्रेथलेस पल्सलेस है और हम CPR शुरू कर दिया है, जल्दी से जल्दी आप हेल्प भेजो, ठीक है। ये करने के बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, है ना। उसके बाद लाइफ सेविंग मेजरमेंट शुरू हो जाएंगे। लाइफ सेविंग मेजरमेंट में क्या है कि जैसे अगर मान लो, यहाँ भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि व्यक्ति आपके सामने कोलैप्स हुआ है, ठीक है, तो आपके सामने कोलैप्स हुआ मतलब एक तो 0 से 4 मिनट वाली फेज चल रही है, तो इसका मतलब आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले आप 112 पे कॉल करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, फिर बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे। बट यदि आपके सामने नहीं हुआ है तो पहले क्या करेंगे, पहले कंप्रेशन देंगे ताकि एक बार ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाए, है ना, और फिर 112 पे कॉल करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद हम आगे आएंगे फर्स्ट प्रोवाइड, हमने ऑक्सीजन दे दी ब्रेन को। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम कंप्रेशन करते हैं तो उसमें भी एक सिस्टम होता है कि कैसे हम कंप्रेशन करेंगे। तो यदि आपके पास सिंगल रेस्क्यूअर है, यानी जो CPR देने वाला एक ही बंदा है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे, CAB, और बाद में हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन पहले करेंगे, बाद में ब्रीदिंग देंगे, ठीक है। और अच्छा, पुराने टाइम में क्या होता था, 2010 से पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें ये होता था कि रेस्क्यू ब्रीद पहले 2 देते थे, फिर आगे प्रोसेस शुरू करते थे। बट अब उल्टा है, अब पहले हम कार्डियक कंप्रेशन देते हैं और फिर रेस्क्यू ब्रीद देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है ये CPR शुरू करते समय कि जो व्यक्ति है वो हार्ड और फ्लैट सरफेस पर होना चाहिए, या तो ज़मीन पे, और यदि बेड पे है तो बेड हार्ड वाला होना चाहिए, सॉफ्ट चारपाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉपर आपको CPR का जो इफेक्ट है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन है तो सही है। अगर ये वाली है या इस प्रकार की कार्डियक बेड लगा हुआ है तो उसको CPR नहीं करना, पहले उसको प्रॉपर पोजीशन में लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें CPR शुरू करना है। CPR शुरू करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि यू शुड बी एट द लेवल ऑफ विक्टिम, ठीक है। जब आपकी जो लेवल है वही विक्टिम का लेवल होना चाहिए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो फ्लोर पर है तो आप फ्लोर पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आप जो क्लाइंट है वो बेड पर है और आप फ्लोर पर हैं तो वो प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बेड पे चढ़ जाएंगे,
आपके जो नी है फोल्ड होंगे और वो बेड के ऊपर होंगे, तब जाके CPR प्रॉपर होता है, ठीक है ना। तो लेवल जो है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर आप खड़े खड़े बेड पे कर रहे हैं, बेड अगर मान लो चलो ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि करना पड़े तो कम से कम जो बेड का लेवल है वो आपके घुटने तक हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चढ़ना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना। When the patient is on bed, you should lower it so that elbow become straight। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या है कि CPR देते समय कभी भी एल्बो फोल्ड नहीं होनी चाहिए। जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं ना, तो यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेट रहेंगी और जो कंप्रेशन आएगा वो कहाँ से आएगा, शोल्डर से आएगा, तब CPR प्रॉपर होगा। शोल्डर से कंप्रेशन आने का मतलब एक तो प्रेशर पूरा लगेगा और एक थकेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एल्बो तो बहुत जल्दी थक जाएंगी, ये थकेंगे नहीं। तो यहाँ का प्रेशर आना चाहिए, तो इतना नीचा हो, और इतना नीचा तभी होगा जब वो नी लेवल तक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आती है पोजीशन। हाथों की पोजीशन कैसे रखेंगे? तो हाथों की पोजीशन रखने के लिए सबसे पहले एक हाथ आपका चेस्ट पे रहेगा, कहाँ पर, बिल्कुल सेंटर में स्टर्नम के ऊपर, ठीक है ना, स्टर्नम के ऊपर रहेगा। और दूसरा जो हाथ जो ऊपर आप लगाएंगे उसको लॉक करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन रहेगी, नीचे वाला सीधा और ऊपर वाला इस प्रकार, ठीक है ना। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लेफ्ट करना है या राइट करना है, ठीक है ना, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट जो भी नीचे रहे वो खुला रहेगा और जो ऊपर रहेगा वो, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि जो आपका मेन हैंड है वो नीचे रखो, जो लेफ्ट हैंडर है वो लेफ्ट रखेंगे, राइट हैंडर है वो राइट रखेंगे, बट इसमें कोई वह प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपने कौन सा रखा, है ना। प्लेस द बेस और पाम ऑफ राइट हैंड, तो राइट हैंडर के लिए है कि राइट हैंड नीचे रखेंगे, कहाँ पर, ऑन द स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर रखेंगे, बिटवीन द निपल्स, यानी उसका लेवल क्या रहेगा, जो निपल का लेवल होता है उस लेवल पे ये रखना है। तो उससे क्या होगा, बिल्कुल जो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो प्रॉपर पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिंगर्स इंटरलॉकिंग होगी, कौन सी, ऊपर वाले हाथ की, ठीक है, जैसा इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर स्ट्रोक्स देने। अब प्रॉपर स्ट्रोक्स के लिए पोजीशन आपको मैंने बताई है, ये वाली आनी चाहिए, अपर स्ट्रोक एंड लोअर स्ट्रोक, यहाँ से मूवमेंट होगी, ठीक है ना, और मूवमेंट जो है केवल शोल्डर की होगी, एल्बो की कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, अप और डाउन, अप और डाउन इस प्रकार, ठीक है ना। और ये कंप्रेस करेगा डायरेक्ट स्टर्नम को, और ये जो एंगल बनना चाहिए ये बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ऐसे टेढ़ा करके या ऐसे करके नहीं करना, बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए, चेस्ट के ऊपर आना चाहिए प्रॉपर, है ना, तब हम सही तरीके से CPR दे पाएंगे, ठीक है। यूज़ द पावर ऑफ शोल्डर ऑफ द बॉडी वेट एंड बॉडी वेट, डू नॉट यूज़ एल्बो मसल, ठीक है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो इससे क्या है कि थकावट नहीं होगी और प्रेशर जो आएगा वो पूरा आएगा। अच्छा, अब आगे क्या करना है, जब आपने पोजीशन बना ली तो पुश हार्ड, पुश फास्ट, ठीक है ना, जोर से प्रेस करना है और फास्ट फास्ट करना है, ठीक है। कितना जोर से करना है कि एटलीस्ट 5 to 6 सेंटीमीटर या 2 to 2.5 इंचेस, इतना वो जाना चाहिए एडल्ट के लिए, ठीक है। और फास्ट कितना करेंगे, एटलीस्ट 100 to 120 पर मिनट, तो इतना तेज़ी से जाना चाहिए, तब जाके आपका CPR क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो एटलीस्ट 100 तो हो, बाकी ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बच्चों के लिए यदि करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हाथ का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। बाकी सिस्टम सेम रहेगा। और यदि इन्फेंट है, बिलो 1 ईयर है, तो 2 फिंगर और थंब, ठीक है ना, इसका यूज करके हम CPR देंगे। अच्छा, अब जब ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो कितना सिस्टम रहेगा कि 30 जो कंप्रेशन है वो कार्डियक कंप्रेशन होने चाहिए और 2 ब्रीथ होनी चाहिए बीच में, है ना। और ये साइकिल कम से कम 2 मिनट तक चलता रहे, ठीक है। और 2 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे अगेन कैरोटिड पल्स, जिसके अंदर हमें पता लगे कि आपका जो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन हो रही है या नहीं। तो इनिशियली तो हमें कार्डियक कंप्रेशन ही देना है और उसके बाद में हम एयरवे चेक करेंगे। अच्छा, एयरवे चेक करने का भी एक तरीका है, ठीक है ना।
पल्स चेक करने का क्या तरीका था, कैरोटिड वाला, और एयरवे चेक करने का क्या तरीका है कि हमें जो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड करना है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। तो ये कैसे होगा कि आपका जो ये हथेली है ये उसके फोरहेड पे जाएगी, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, और ये चिन हम लिफ्ट करेंगे और हेड को टिल्ट करेंगे पीछे। तो इस पोजीशन में हाइपर एक्सटेंशन जब नेक का होगा तो जो टंग फाल हो जाती है पीछे वो आगे आ जाएगी। टंग फाल क्यों हो जाती है, अनकॉन्शियस सिचुएशन, डेड सिचुएशन, इन सब में टंग फाल हो जाती है और पीछे वो आपको जो ट्रेकिया है उसको कवर कर देती है और सांस नहीं आने देती, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से क्या होगा, एयरवे क्लियर हो जाएगा यदि वो टंग फाल के कारण है तो, और कोई कारण है तो फिर बाद में आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये उसको एयरवे को क्लियर किया टंग फाल से, उसके बाद एयरवे चेक किया। एयरवे चेक करने का क्या तरीका है कि जैसे आपने पीछे किया, यदि सांस चालू हो जाएगा तो चेस्ट राइज और डाउन होगी तो इसका मतलब ओके है, अदरवाइज मुंह के अंदर आप चेक करेंगे मुंह खोल के, और कोई हैंकी या कोई भी कपड़ा 2 अंगुली लेके पूरे मुंह के अंदर आगे तक घुमा देंगे, ठीक है ना। तो इससे कोई मुंह के अंदर कोई भी चीज़ होगी, लार वगैरह कलेक्शन है, कोई टुकड़ा वगैरह अगर खाना खाते हुए हुआ है तो वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद हम ब्रीदिंग देंगे, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद नॉर्मली ब्रीदिंग शुरू हो जाती है कि ये एयरवे क्लियर हो गया, सांस शुरू हो गई, ठीक है ना। नहीं हुई तो हम आगे करेंगे। अब इसके लिए देखने का क्या तरीका है, नंबर 1 आप चेस्ट को देखेंगे वो राइज और डाउन हो रही है या नहीं, और दूसरा थोड़ी सी गाल उसके नाक के पास ला के देखेंगे। अगर गाल आप नाक के पास लाओगे तो उसकी गर्म सांस आपके गाल पे टच होगी तो तुरंत आपको फील हो जाएगा ना, ये सेंसिटिव एरिया होता है काफ़ी, तो जैसे ही सांस उसके टच होगी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रेस्पिरेशन चेक कर लिया। उसके बाद कुछ भी नहीं है, ना रेस्पिरेशन है और ना पल्स है, तो अगेन हम वही तरीका फिर अपनाएंगे 30:2, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। नो ब्रीदिंग है तो हम 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे पहले और फिर CPR शुरू कर देंगे 30:2, ठीक है ना। अच्छा, जब आप रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं तो भी उस समय आपको कुछ ध्यान रखना है, क्या कि रेस्क्यू ब्रीथ देते समय हाइपर एक्सटेंशन नेक का होना चाहिए, जैसे चिन लिफ्ट और ये हेड टिल्ट वाला मेथड उस समय भी करना है जब आप मुंह में फूंक मार रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो रास्ता क्लियर होगा, नहीं तो आप ऐसे करके फूंक मारेंगे तो फूंक अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि टंग पीछे गिरी हुई होती है, ठीक है ना। क्यों गिर जाती है टंग, क्योंकि जब अनकॉन्शियस या डेड होता है तो मसल जो स्ट्रेंथ होती है वो नहीं रहती, मसल रिलैक्स हो जाती हैं तो वो टंग पीछे फाल कर जाती है, ठीक है ना। तो अब हमें इस पोजीशन में लेके और फिर प्रॉपर पोजीशन बनानी है कि जो हाथ आपका उसके फोरहेड पे था उससे उसके नाक को पिंच करना है और दूसरे हाथ से मुंह को ओपन करना है, और जो आपका मुंह है वो पूरा उसके ऊपर सील पैक करना है। और उससे पहले क्या करते हैं कि ध्यान रखने उस पर अगर कोई रुमाल या कोई गॉज अगर आपको मिल जाए तो वो लगा लेते हैं, है ना, ताकि इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो। और उसके बाद पूरा मुंह में भर के और उसके मुंह में डाल देंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो सुन कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डालें या कुछ भी डालें, बट एक बार रेस्पिरेशन शुरू करना है, ठीक है ना। तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है तो डाल देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हम 2 बार ये प्रयास करेंगे जिसको हम फर्स्ट रेस्क्यू ब्रीथ कहते हैं, और बाद में 30:2 से करते रहेंगे। और कब तक करते रहेंगे कि हर 2 मिनट बाद चेक करना है कि पल्स या रेस्पिरेशन शुरू तो नहीं हो गया। अगर रेस्पिरेशन पहले शुरू हो गया तो भी CPR कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अगर वैसे अगर हार्ट पहले आ जाता है तो रेस्पिरेशन अपने आप आ जाता है नॉर्मल, ठीक है ना। तो बट कई बार क्या होता है कि रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, हार्ट नहीं आ रहा तो हार्ट के लिए करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको देख के फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा, जब आपने रेस्पिरेशन दिया उस दौरान अगर वो सक्सेसफुल होगा तो जैसे ही आपने प्रेशर डाला तो चेस्ट राइज होगी ही होगी। अगर चेस्ट राइज नहीं हो तो क्या होगा, अगर चेस्ट राइज नहीं हो तो फिर से आपको उसकी नेक की पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है और दोबारा ट्राई करना है, ठीक है। दोबारा भी नहीं हुआ हो तो वैसे नॉर्मली हो जाता है, बट नहीं हो तो कोई भी पूछ सकता है ना। नहीं हो तो क्या करेंगे, तो रेस्पिरेशन छोड़ देंगे, फिर से CPR पर आ जाएंगे। 2 से ज़्यादा एक बार में नहीं करना, फिर CPR करेंगे, फिर बाद में दोबारा से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया CPR का सिस्टम, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है CPR देते समय। अब आता है कि प्रेफर करना है मास्क को, ठीक है।
तो आजकल ये माना जाता है कि एक छोटा सा इस टाइप का मास्क आता है, हर व्यक्ति के पास ये होना चाहिए, चलते हुए अपने बैग में, जेब में, सबके पास होना चाहिए। ये जो अमेरिकन कार्डियक एसोसिएशन है उसने ये रिकमेंडेशन दी है कि हर व्यक्ति की जेब में ये हो, ताकि माउथ टू माउथ की कंडीशन कभी नहीं आए, माउथ टू मास्क होना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो उसके ऊपर सेम ये मास्क लगाना है और इस जो ऊपर जगह है उसको में मुंह से उसको सांस देगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, अगर ब्रीदिंग शुरू हो गई तो मज़े आ गए, व्यक्ति बच गया, है ना। और उसमें क्या करेंगे, उसके बाद उसको रिकवरी पोजीशन में देंगे, ठीक है ना। अब कई बार प्रैक्टिकली ये बात पूछते हैं जब फर्स्ट एड का प्रैक्टिकल होता है कि रिकवरी पोजीशन आप कैसे बनाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है, सांस चालू हो गई, जिंदा हो गया, रिकवरी पोजीशन कैसे देंगे, किसी को आइडिया है? रिकवरी पोजीशन होती है कि हाइपर प्रोन, सेमी प्रोन, ठीक है ना। प्रोन पूरा, प्रोन तो होता है पूरा उल्टा, इसमें सेमी प्रोन होता है आधा उल्टा, ठीक है ना। तो ये पोजीशन उसकी रहेगी, ठीक है ना। तो इस पोजीशन में आप उसको लेंगे, हाथ एक नीचे देंगे और मुंह साइड में रहेगा, ताकि जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक यदि वो वोमिट कर देता है तो वोमिट बाहर चली जाए, ठीक है ना। और सांस इसमें आराम से आता रहेगा उसको ग्रेविटी के कारण। तो ये बेस्ट पोजीशन होती है आफ्टर CPR टिल एम्बुलेंस रीचेज देयर, ओके। तो रिकवरी पोजीशन में उसको रखेंगे। यदि वैसे भी आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं और डॉक्टर आपको कहते हैं कि अरे वो पेशेंट थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको रिकवरी पोजीशन में दे दो, तो आपको ये पता होना चाहिए रिकवरी पोजीशन ये वाली होती है, ठीक है। वंस यू बिगिन CPR डू नॉट स्टॉप एक्सेप्ट वन ऑफ दीज कंडीशन। एक बार यदि आपने CPR शुरू कर दिया तो उसको रोकेंगे नहीं। कब तक? इफ़ यू सीन ऑब्वियस साइन ऑफ लाइफ सच एज ब्रीदिंग, जब तक उसको सांस आना शुरू ना हो जाए तब तक CPR नहीं रोकना है, या AED अवेलेबल हो। अब AED क्या होती है? AED होती है एक, जैसे आजकल जो ABC जो फर्स्ट एड बोलते हैं वैसे ABCD होता है ना। तो D होता है एक डिफिब्रिलेटर है ना। ये एक प्रकार का, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे इलेक्ट्रोड लगा के उसको शुरू करते हैं ना, तो उससे एक करंट दौड़ता है बॉडी में और वो हार्ट को शुरू कर देता है। क्योंकि हार्ट भी एक प्रकार की जो ECG आप देखते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है। तो वो जो इनिशियल एक करंट जाता है वो हार्ट को शुरू कर सकता है, तो उसको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर या AED बोलते हैं। अगर वो अवेलेबल हो तो वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर तो खैर इतना एडवांस हुआ नहीं है, एम्बुलेंस के अंदर होता है ये, बट फॉरेन कंट्रीज़ में जो सड़क के किनारे जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर वो लगे होते हैं, शीशा लगा होता है उसका, कि उसको तोड़ो, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं चिपकने वाले, उनको चिपकाओ और बटन दबा दो, ठीक है ना। तो वो तुरंत उसको शुरू कर देगा। तो AED अगर अवेलेबल है तो CPR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हार्ट को चला देगा, ठीक है ना। अच्छा, या और क्या कंडीशन में आप रोक सकते हैं? अनदर ट्रेनर और रेस्पॉन्डर इज अवेलेबल। किसी और को CPR आता हो तो वो करना लग जाए और आप छोड़ दें तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं छोड़ना। या इफ़ यू आर टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू, इतने ज़्यादा थक गए हैं कि अब आप कर ही नहीं सकते तो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बट नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि आधे घंटे तक एटलीस्ट करते रहना चाहिए। या तो सांस आ जाए पहले ही, हार्ट चल जाए, नहीं तो आधा घंटा तो करें, या कोई दूसरा अवेलेबल हो तो करता रहे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए। क्यों? अभी हमने आपको बताया कि 10 मिनट के बाद तो डेड हो जाता है, बट यहाँ हम कह रहे हैं कि आधे घंटे तक करते रहो, या जब तक नहीं आए तब तक करते रहो। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों? कौन बताएगा? जिसने ध्यान से सुना होगा वो बताएगा, किसी ने ध्यान से नहीं सुना। क्यों करते रहे आधे घंटे तक? 10 पहले जबकि मैंने बताया था कि 10 मिनट में तो हार्ट स्टॉप हो जाएगा, तो ब्रेन स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है। जैसे जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तब तक ब्लड ब्रेन तक पहुंच रहा है और उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसलिए चाहे वो आर्टिफिशियली ही सही, ऑक्सीजन तो जा रही है, तो इसलिए वो ब्रेन मरेगा नहीं अगर हम CPR करते रहेंगे तो, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन कंडीशन में हमें CPR कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? जैसी एम्बुलेंस आएगी आप उसको हॉस्पिटल भेज दो, आपका काम खत्म। ओके, थैंक यू।